सो वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी किया था, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को समझा था कि बस जब कोई एक चार्ज वहाँ रखा हो और दूसरा चार्ज कहीं और हो तो उस पर एक फोर्स लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो फोर्स लगता है तो बीच में कुछ होता होगा डेफिनेटली, उसको हमने स्टडी किया, इसको हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड। उस एक्सपीरियंस को उसको मेज़र करने के लिए हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को समझा, जो कि फोर्स के माध्यम से उसको मेज़र करती है। अब हम उस जो चीज़ बोल रहे थे ना, कुछ चीज़ होती है जो लगाती है फोर्स, जो कुछ होता है, क्योंकि हमें कांटेक्ट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई चीज़ वहाँ पे होगी नहीं। हमने बोला कि कोई चीज़ है जो बेसिकली वहाँ पे फोर्स लगा रही है। अब हम उस चीज़ को स्टडी करने जाते हैं। उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। जैसे मान लीजिए सपोज एक चार्ज है Q और दूसरा कोई चार्ज है पॉइंट Q, वो दूर पे कहीं फोर्स लग रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कि बीच में जो चीज़ बोल रहे थे उसका नाम अब रख दिया, हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। और हम लोग उन्हीं को अब स्टडी करने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आखिर क्या होती हैं, कैसे फॉर्म होती हैं, कहाँ कहाँ जाती हैं, सब चीज़ को हम लोग को स्टडी करना है। सबसे पहले देखिए डेफिनेशन पे जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बेसिकली, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स किसका वो लेके आ रही है, किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है हमें? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बारे में कि आखिर वहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है मतलब कि हमें दोनों चीज़ चाहिए, हमें डायरेक्शन भी चाहिए, हमें वेक्टर भी चाहिए। तो फील्ड लाइन्स बेसिकली हम लोग को दोनों चीज़ बताती हैं। अब देखो सपोज मान लो किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी तुम्हें पता है, तो इंटेंसिटी पता है मतलब तुम्हें डायरेक्शन भी पता होगा और तुम्हें मैग्नीट्यूड भी पता होगा। अगर मैं वही बोलूँ कि तुम्हें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता है तो बस तुम्हें मैग्नीट्यूड पता होगा, क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो बेसिकली जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो दोनों चीज़ों के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताती हैं। तो मैग्नीट्यूड के बारे में बताएंगे, डायरेक्शन के बारे में बताएंगे। देखो कैसे। फॉर डायरेक्शन अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दी हो और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सब अलग अलग चीजें जब मैं बोलता हूँ वैसा फिगर तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। अ लाइन ऑफ फोर्स इज एन इमेजिनरी कर्व। इमेजिनरी कर्व मतलब किसी ने देखा नहीं, मतलब ऐसा मानते हैं, इज एन इमेजिनरी कर्व द टेंजेंट टू विच एट दैट पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। मतलब कि सपोज कोई चार्ज Q है और उससे सपोज कुछ ऐसे इस तरह से मान लो सपोज ऐसे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, तो तुम्हें किसी भी पॉइंट पर, अगर सपोज कोई पॉइंट P पर तुमको चाहिए कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मतलब जो महसूस कराती है इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं, उसका डायरेक्शन क्या होगा। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन क्या होगा, कैसे निकालेंगे? उस पॉइंट पर टेंजेंट डाल करके, जो टेंजेंट इस डायरेक्शन में जाएगा वही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। ठीक है, बात समझ आई? तो तुम्हें अगली बार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अगर दी रहे हैं और तुम्हें कोई बोले कि बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, तो उस पॉइंट पे क्या करोगे, टेंजेंट डाल दोगे, इधर आएगा वो। फॉर मैग्नीट्यूड नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया विल गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी। मतलब क्या कि सपोज मान लो मुझे निकालना है कि भाई इस पर्टिकुलर परपेंडिकुलर एरिया से कितनी मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स उस एरिया से पास कर रही होंगी, परपेंडिकुलर एरिया से, परपेंडिकुलर समझते हो ना कि जो इस तरह से पास कर रही हो, उस एरिया से जितनी भी फील्ड लाइंस पास कर रही होंगी, उससे हम लोग आइडिया लगा सकते हैं मैग्नीट्यूड के बारे में। तो एक रफ जैसे मान लो तुम्हें अगर मैं दे दूं, ठीक है, मैं बोलूं कि इतना बड़ा एरिया है, इतने बड़े एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, तुमको बताना है कि मैग्नीट्यूड यहां पर और यहां पर कहां ज्यादा होगा। तो मैं उतना बड़ा एरिया तीन जगह बना लूंगा, बोलो 1 2 3। ठीक है, यहां पे तो देखो 1 2 पास की, यहाँ पे 1 पास की, यहाँ पे 1 भी पास नहीं की। जितना आगे जाते जाओगे देखो एरिया सेम रखो तो फील्ड लाइंस कम होती जा रही ना, तो मतलब मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। तो इससे आइडिया लगता है हम लोगों को कि ठीक है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया विल गिव द मैग्नीट्यूड एंड टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस विल गिव द डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। सो बाय यूजिंग दीज टू थिंग्स वी कैन गेट द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग को बेसिकली आइडिया दे देती हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बारे में। ये थोड़ा थ्योरेटिकल स्टडी है, जो अभी हम लोग कर रहे थे न्यूमेरिकली निकाल रहे थे क्या कैसे होगा, लेकिन ये हम लोग को फिजिकल लाइफ में बहुत हेल्प करता है। मान लो तुम्हें अगर फील्ड लाइंस पता है, तुम बता सकते हो कि यहाँ पे इधर फोर्स लगेगा और इसकी मैग्नीट्यूड ये होगा बाय द हेल्प ऑफ फील्ड लाइंस। बात समझ में आई? ठीक है, ये एक इमेजिनरी पूरा इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब चलो थोड़ा स्टडी करते हैं फील्ड लाइंस के बारे में। कुछ 4 5 6 पॉइंट्स हैं, उसको स्टडी कर लेते हैं फील्ड लाइंस के बारे में। सबसे पहला है, ये हमारा कन्वेंशन है, ठीक है, कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा
बाहर की तरफ निकलती हैं, हमेशा बाहर की तरफ निकलती हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से हमेशा फील्ड लाइंस निकलेंगी, हमेशा बाहर की तरफ पॉजिटिव फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलेंगी हमेशा, चाहे जैसे छोटा पॉजिटिव चार्ज हो तो छोटा कम निकलेंगी, ज़्यादा बड़ा पॉजिटिव चार्ज हो तो बहुत ज़्यादा निकलेंगी, लेकिन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ फील्ड लाइंस निकलती हैं। और नेगेटिव चार्ज पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज पे फील्ड लाइन आ करके अंदर मिलती हैं, नेगेटिव चार्ज फील्ड लाइन जो हैं आ करके, दिख रहा है तुमको, जैसे तुम्हें याद है नॉर्थ पोल साउथ पोल याद है मैग्नेटिक फील्ड में, वहां पे क्या होता था, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलती थी और साउथ पोल में एंटर करती थी। यहां पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकलती हैं और ये अनंत तक जाती है, इन्फिनिटी तक जाती हैं। या रास्ते में कोई नेगेटिव चार्ज मिल जाए तो नेगेटिव में चली जाती है, क्योंकि नेगेटिव वो सिर्फ लेता है और पॉजिटिव चार्ज फील्ड लाइंस को देता है। तो फील्ड लाइंस अभी अगली बार रखा जाएगा, समझ आओगे, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकल रही हैं और नेगेटिव चार्ज से फील्ड लाइंस इंसर्ट हो रही हैं, ठीक है। अब जरा यहां पे इमेजिन करना, एक पॉजिटिव चार्ज बगल में बनाया मैंने और मैंने यहां पे दे दिया इसको 2 कूलम का चार्ज दे दिया, 2 कूलम, ठीक है। अब सपोज मैंने यहां पे एक और पॉजिटिव चार्ज रखा, इस पर 20 कूलम का चार्ज रख दिया, तो क्या डिफरेंस आने वाला है, ज्यादा चार्ज है तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी, मतलब ज्यादा फील्ड लाइंस होनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, बस ये डायग्राम, अभी भी देखो प्लस है तो बाहर निकलेगा, मतलब क्या होगा, खूब ज्यादा निकलेंगे, समझ रहे हो ना, दिख रहा है। यहां देखो कम थी, यहां पे क्या होगा, हर तरफ ऐसे ऐसे बाहर की तरफ निकलती चली जाएंगी। तो बेसिकली फील्ड लाइंस क्या बताती है हम लोग को, मैग्नीट्यूड के बारे में बताती हैं। जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का उतनी ज्यादा फील्ड लाइंस निकलेंगी, जितना कम मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का, मैग्नीट्यूड समझ रहे हो ना, वैल्यू 2 कूलम है, 4 कूलम है, 10 कूलम है, ज्यादा फील्ड लाइंस कहां से निकलेंगी, 10 कूलम आज निकलेंगी, फिर कहां निकलेंगी 4 से, फिर कहां निकलेंगी 2 से निकलेंगी। और ये फील्ड लाइंस बेसिकली चार्ज पे पूरी तरह से डिपेंड करती हैं। नेगेटिव वाला क्या करता है, फील्ड लाइंस को एब्जॉर्ब करता है, अगर 2 कूलम का चार्ज है तो ज्यादा कम फील्ड लाइंस को एब्जॉर्ब करेगा, अगर -200 कूलम चार्ज है तो ज्यादा फील्ड लाइंस को ऑब्जर्व करेगा। तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा उतना ज्यादा लाइंस को ऑब्जर्व करेगा और जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना ज्यादा लाइन को वो क्रिएट करेगा। बात समझ आएगी यहां तक, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, देखो जो फील्ड लाइंस होती हैं वो कभी भी क्लोज्ड लूप, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, तीसरा पॉइंट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं फॉर्म करती हैं। क्लोज्ड लूप मतलब क्या होता है, जैसे देखो मैग्नेट में ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था, यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकली गई साउथ पे आई और फिर साउथ से नॉर्थ की जाती थी। ध्यान से देखा जाए तो एक फील्ड लाइन पूरा क्लोज लूप बनाती थी, दिख रहा है तुमको। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये कभी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो फील्ड लाइंस यहां से निकलेगी और निकलने के बाद यहां पे खत्म हो जाएगी। अब ये नेगेटिव से थोड़ी निकलेगी, बोलो, यहां से निकली यहां पे खत्म हो गई, तो कभी क्लोज लूप बनाया क्या, एक जगह से दूसरी चली गई। तो इसीलिए आते क्लोज लूप नहीं बनाती है। एक तो ये रीजन हो गया, क्योंकि सर देखिए कोई तुमसे पूछे कि व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट मेक क्लोज लूप, तो आंसर होगा सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर इट इज वेरी क्लियर दैट पॉजिटिव चार्ज emits electric field lines and negative charge absorb it. So since the positive is emitting, so it is never possible कि वो वापस आके पॉजिटिव चार्ज में मिल जाए, क्योंकि अगर पॉजिटिव वापस आके मिलेगी तो फिर इमिटिंग कहाँ हो, तो एब्जॉर्ब करने लगा ना, तो एब्जॉर्ब काम कोई और कर रहा है, तो यहाँ से निकलेगी तो कहीं और जाके ही मिलेगी, तो वो रीजन हो गया। दूसरा रीजन है जो मैं आपको कल बताना चाह रहा था, छूट गया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये टॉपिक छूट गया था बस इसलिए भी फिर से बता दे रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर कंजर्वेटिव इन नेचर। अब बोलो सर कंजर्वेटिव क्या होता है, ये सब पढ़ा हमने। फोर्स दो तरह के होते हैं, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब होता है जहां पर सर अगर सपोज यहां पे हैं हम और कैसे घूम के वापस यहां पहुंच गए, अगर जिस फोर्स के नाते सब टहले हैं यहां पे पहुंचे, अगर वर्क डन मेरा 0 आया तो फोर्स कैसा है, वो कंजर्वेटिव, और अगर वर्क डन 0 नहीं आया तो फोर्स कैसा है, वो नॉन कंजर्वेटिव। जैसे फ्रिक्शन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, जाओगे तो एनर्जी का लॉस होता ही रहेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, यहाँ पे तुम थे, यहाँ पे गए, फिर वापस यहाँ पे आ गए, वर्क डन 0, बस नहीं तो कंजर्वेटिव। तो वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कंजर्वेटिव फोर्स है। अब जरा समझना, अगर ये लूप पूरा सपोज मान लो यहाँ से चार्ज फील्ड लाइन बनी, फील्ड लाइन कहीं गई और वापस आके यहाँ फील्ड लाइन मिल गई, ठीक है। अब देखो मैं तुमको दो तरीके बता रहा हूँ कि आखिर क्यों फील्ड लाइंस कभी क्लोज लूप नहीं बनाती। एक तो मैंने वो बताया कि पॉजिटिव से निकलेगी नेगेटिव पे जाएगी,
तो जब पॉजिटिव पे आना ही नहीं है वापस को तो कभी क्लोज लूप बनाएगी नहीं, एक रास्ता वो है। दूसरा रास्ता तुमको यहाँ से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप क्यों नहीं बनाती हैं। उसका एक आंसर है इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव होता है। जरा देखना कैसे, अगर मान लो बनाती, अगर मान लो वो क्लोज लूप बनाती तो क्या होता, ऐसे बनाती। अब सपोज कोई पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है P, ये जा रहा है 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 जा रहा है, देखो हर समय उसकी डायरेक्शन में जा रहा है, तो कभी कोई नेगेटिव वर्क डन आ रहा है क्या? तो वर्क डन तुम्हारा कुछ आ जाता ना, कुछ ना कुछ पॉजिटिव आ जाता, और अगर जैसे ये उल्टा जाता तो नेगेटिव आ जाता। जिस पॉइंट शुरू की, इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद मेरा वर्क डन जो है वो जीरो नहीं हो रहा है, ये तो गलत बात हो गई ना, क्योंकि ये तो कंजर्वेटिव फोर्स है। बात समझ आ रही है? अभी रियल लाइफ में क्या होता है, रियल लाइफ में कैसा होता है, देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहां से ऐसे गया, ठीक है, यहां से ऐसे गया, ये भी इधर ये भी इधर, यही होगा। यहां से गया तो मेरा वर्क डन पॉजिटिव आया, यहां से गया तो मेरा वर्क डन पॉजिटिव आया, और यहां से गया तो मेरा वर्क डन, तो नेट वर्क डन क्या हो गया, जीरो। और यही कंजर्वेटिव फोर्स की निशानी है कि जहां शुरू की अगर वहीं पहुंच गए तो वर्क डन तुम्हारा जीरो होना चाहिए, अगर जीरो आता तो कंजर्वेटिव फोर्स है। तो दो कारण बता दिए मैंने कि क्यों आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो क्लोज लूप नहीं बना सकती। अगर क्लोज लूप बनाएंगे तो हमेशा उसी में फ्लो होता रहेगा, तो वर्क डन तुम्हारा जीरो नहीं आएगा, और वर्क डन अगर तुम्हारा जीरो नहीं आया तो क्या होगा, वो कंजर्वेटिव नहीं रह जाएगा। तो दीज टू आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आज सिर्फ दिमाग में फिट कर लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहां से शुरू होती हैं वहां कभी वापस नहीं आती, कभी नहीं आती। वो जाएंगी कहां जाएंगी, अगर या तो चलती जाएंगी चलती रहेंगी, या रुकेंगी तो कहां रुकेंगी, नेगेटिव में रुकेंगी। बात समझ आई? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। इट डू नॉट come to the same point where it originated because 2 points are there. First point is that वीडियो की क्लैरिटी कैसी है, ठीक है, ठीक है, बिकॉज 2 points are there. फर्स्ट कि सर क्लोज लूप अगर बनाएंगे सर तो पहली बात तो ये होगी कि सर क्लोज लूप बना नहीं सकते क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग है। दूसरा सर अगर क्लोज लूप बनाएंगे तो वर्क डन जीरो नहीं आएगा, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंजर्वेटिव होने पे सवाल उठा देगा, ठीक है। चलो इसके बाद देखो एक SI यूनिट बनाई गई है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए भी। उसके हिसाब से क्या बोला गया कि एक कूलम चार्ज, कूलम की स्पेलिंग COULMB ऐसा कुछ होता होगा, ठीक है। एक कूलम चार्ज क्रिएट करता है 1/ε0 फील्ड लाइंस। ये चीज ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। एक कूलम चार्ज अगर कहीं रखोगे ना तो उसके अंदर से 1/ε0 फील्ड लाइंस निकलेगी। अब जरा तुम देखो, खुद से तुम दिमाग लगाओ, ε0 की वैल्यू तुमको पता है 1/8.85 × 10⁻12 बताए थे आज ही, बताते नहीं बताते? सीधा कर दोगे इसको तो क्या हो जाएगा 1/8.85 10⁻12, मतलब एक कूलम चार्ज से देख रहे हो कितना ज्यादा फील्ड लाइंस निकल रही हैं। ये एक SI यूनिट का क्लासिफिकेशन है, क्लियर बता देगा कि इतनी फील्ड लाइंस निकलती है एक कूलम चार्ज से। अच्छा बताओ अगर Q चार्ज होता तो कितनी फील्ड लाइंस निकलती? अब मान लो कोई Q चार्ज रख दिया गया है, तुम बताना कितनी फील्ड लाइंस निकलेगी इससे, कितनी निकलेगी? सर एक से निकल रही है 1/ε0, Q से कितनी निकलेगी? Q/ε0। बोलो, इस पे बहुत सारे सवाल आते हैं। सवाल आता है इस तरह से आता है कि एक क्यूब है, ठीक है, उसके बीचों बीच में Q चार्ज रख दिया गया है, तुमसे पूछ लेगा बताओ कितनी फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं एक साइड से। तो सर देखिए इस पूरे चार्ज से निकलेगी Q/ε0 है ना, और सर वो 6 इक्वल पार्ट में बटेगी, एक इधर एक इधर एक क्यूब में कितने फेस होते हैं? 6 होते हैं। सर एक में से कितना आएगी? Q/ε0 × 6 आएगी। ये बात दिमाग में बैठी, इतनी फील्ड लाइंस एक से निकलती हैं। तो ये हो गई इसकी SI यूनिट। चौथी बात कर ली हम लोगों ने फील्ड लाइंस के बारे में। पांचवी कर लेते हैं। पांचवा बोलता है लाइन ऑफ फोर्स। कौन सी लाइन ऑफ फोर्स? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। मतलब जैसे सर देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, देखो दो अलग अलग चार्जेस की फील्ड लाइन आपस में क्रॉस कर सकती हैं, ठीक है। ये इधर से मान निकला, ये इधर से निकला, क्रॉस कर सकती है। ये पॉसिबल है, पॉसिबल है क्या? ये भी बिल्कुल पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। लेकिन कभी भी एक ही उसकी फील्ड लाइंस जिस जगह पे क्रॉस नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उस वक्त कंफ्यूजन हो जाएगी कि हम इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी किधर लें, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसे निकलती है? फील्ड लाइंस पे क्या डालते हैं हम लोग?
ये एकदम दिमाग में बैठा लो कि तुम्हें अगर फील्ड लाइंस दी हो, तुम्हें डायरेक्शन निकालना हो, सर डायरेक्शन निकालना, फील्ड लाइन टेंजेंट डाल दो, क्लियर है। और सर मैग्नीट्यूड निकालो तो नाप लो कि उस एरिया में कितनी फील्ड लाइन जा रही हैं, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अगर खुद के चार्ज की फील्ड लाइंस क्रॉस करेगी तो तुम बताओ इस चार्ज के वजह से पॉइंट पे क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किधर है, यहां टेंजेंट डालोगे तो इधर आएगा, इस पर डालोगे टेंजेंट इधर आएगा। एक ही पॉइंट पे दो जगह इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसे हो सकती है, इसीलिए अब्सर्ड है। तो कभी भी ये क्रॉस ही नहीं करती, मतलब कभी भी ये क्रॉस नहीं करती एक दूसरे को, हर पॉइंट पे अपना अलग अलग इंटेंसिटी आता है, कभी क्रॉस नहीं करती। बात समझ में आई? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके छठवां है, 3 टॉपिक्स के अंदर है, चार्ज डायग्राम, कर्व इफेक्ट, एंड मैग्नीट्यूड वेरिएशन। अब जरा देखना, अब मजा आएगा। यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा, यहां पर मैंने एक नेगेटिव चार्ज रखा, क्या होने वाला जरा देखना, निकलेंगी, बोलो सही है, इसमें जा रही है, इससे निकल रही है, प्लस जो इधर निकलेंगी वो तो कहीं इधर निकल जाएंगी, निकलेंगी तो हर तरफ ना। और इसमें क्या होगा, बोलो सही है, ये हो गया। अगर इसको मिटा दूं क्या, ये समझ में आ गया ना ये, चलो इसको रखते हैं अभी। एक पॉजिटिव है और एक और पॉजिटिव है, अब क्या होगा, इधर वाला तो ठीक है सर निकलेंगी, बोलो ये तो निकलेंगी सर इधर वाले में भी ठीक है सर, इसकी इधर निकलेंगी, बोलो इधर क्या होगा, इधर निकलेंगी दोनों, लेकिन क्या करेंगी, समझ रहे हो ना, ऐसे होंगी, आगे आके आके मतलब ऐसे दोनों निकली तो मुड़ जाएंगे ऐसे, ये होगा, तो ये हो गया पॉजिटिव का। नेगेटिव का क्या होगा, नेगेटिव सोचते हैं, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, हाँ वैल्यू मतलब क्या वैल्यू, हाँ हाँ बिल्कुल, अब इसको ही बताएंगे, अभी बताएंगे। अभी देखो यहाँ लिखा है ना मैग्नीट्यूड वेरिएशन, अभी तो दोनों बराबर बराबर लेके चल रहे हैं हम, अभी मैग्नीट्यूड वेरी करेंगे, पहले अभी देख लेते हैं चार्ज डायग्राम कैसे कैसे बनेगा। नेगेटिव वाला देखो, अभी सब चार्ज जितना भी लिया मैंने बराबर लिया है, बराबर बराबर लिया है, ठीक है। अब नेगेटिव देखो क्या होगा, आएंगी 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 आएंगी, यहां पे क्या होगा, यहां पे ऐसे ही होगा, बस निकल रही थी, अब यहां पे आएंगी, निकल रही थी यहां पे ऐसे आएंगी, यहां से इधर घूम के ऐसे आएंगी, यहां से इधर घूम के ऐसे आएंगी, बीच का रेखा लेगा, यहां पे आएंगी 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 आएंगी, बोलो ये हो गया। ये तो हो गया पहला चार्ज डायग्राम की, चार्ज डायग्राम बनता कैसे, मतलब किस तरह से होता है। दूसरा देखो जो कर्व इफेक्ट होता है ना, बेसिकली कर्व इफेक्ट, ये जो चार्ज लाइन फील्ड लाइन घूम रही है ना, यहाँ से घूम जा रही है ऐसे करके, इसी को हम बोलते हैं कर्व इफेक्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक ऐसे ही मान लो, ये तुमने ले लिया पॉजिटिव, एक तुमने ले लिया नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, एक कंडक्टर है मान लो, तो फील्ड लाइंस कंडक्टर से जब भी निकलती हैं, आगे हम लोग स्टडी भी करेंगे, कंडक्टर जब भी फील्ड लाइन निकलती हैं, या जो भी तुम सर्किल ये देख रहे हो, ये सर्किल देख रहे हो, ठीक है, अगर एक कंडक्टर है, कंडक्टर से जब भी फील्ड लाइन निकलेंगी, याद रखना हमेशा अपने सरफेस से परपेंडिकुलर निकलेंगी, हमेशा परपेंडिकुलर निकलेंगी। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होता है, जो अभी आगे आने वाले पॉइंट में बताएंगे हम, लेकिन अभी फिलहाल समझ लो कि कंडक्टर से जब भी निकलेंगी परपेंडिकुलर निकलेंगी। अब यहाँ देखो, यहाँ से निकलना है तो कैसे निकले, परपेंडिकुलर निकलना है तो बिल्कुल सीधा निकलेंगी, बिल्कुल सीधा सीधा, क्योंकि यही तभी 90 डिग्री बनेगा सीधा। ये सब होता रहता है, आखिरी में यहाँ जो आखिरी में पॉइंट आता है, यहाँ पे क्या होती है, हल्की से घूम जाती है, यहाँ पे हल्की फील्ड लाइन क्या होती है, घूम जाती है, देखो बाकी सब परपेंडिकुलर जा रही है, यहाँ पे घूम जाती है, तो ये जो आखिरी पे एजेस पे घूमती है, एजेस पे जो फील्ड लाइन हल्की सी कर्व हो जाती है, निकलना हर कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को परपेंडिकुलर ही होगा, लेकिन जो एजेस पे वो घूम जाती है उसको हम लोग बोलते हैं कर्व इफेक्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कर्व इफेक्ट। अब देखो तुमको यही बता भी दे रहे हैं क्यों परपेंडिकुलर होना चाहिए, अलग टॉपिक था, लेकिन यही बता देते हैं। देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सपोज मान लो ये मेरा एक कंडक्टर है, प्लस 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 प्लस, अगर सपोज मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे चली गई, परपेंडिकुलर ही ना है, ये नहीं ना है परपेंडिकुलर, तो इस पॉइंट पर इंटेंसिटी की तरह किसी डायरेक्शन में इंटेंसिटी भी होगी,
अगर हम कंपोनेंट ब्रेक करें तो कुछ इधर और कुछ इधर आएगा। अगर जो कंपोनेंट इधर भी आ गया मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी वेरी कर रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है मतलब समझ रहे हो यहाँ पे वर्क डन करने में, कोई पार्टिकल को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में यहाँ पे कुछ अलग वर्क डन करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ अलग वर्क डन करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ अलग वर्क डन करना पड़ेगा, मतलब वर्क डन अलग अलग आ जाएगा इस लाइन में। और वर्क डन अलग अलग आ गया मतलब पोटेंशियल अलग अलग आ गया, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। अब सेम कंडक्टर में अलग अलग पोटेंशियल हो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। जो कंडक्टर्स होते हैं इक्वल पोटेंशियल होते हैं। तुम अगर किसी लोहे में करंट लगाओगे तो पूरा का पूरा लोहा एक सेम पोटेंशियल ले लेता है, वो अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रखता अपने पास में। तुम देखोगे हम लोग कभी पढ़ते थे तार, याद है ऐसे पढ़ते थे हम लोग, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोटेंशियल सेम रखते थे। जब कोई रेजिस्टेंस आता था तो हम लोग वहाँ वेरी करते थे, याद है। तो पोटेंशियल सेम रखते हैं ना। तो जितने भी कंडक्टर्स होते हैं वो इक्वल, उनको इक्वल पोटेंशियल सरफेस, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक में। बस डायनेमिक में अलग कहानी हो जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब कोई चार्ज ही मूव नहीं कर रहा है तो कोई करंट ही नहीं पैदा हो रही है, तो जितना भी पोटेंशियल होगा क्या होगा, सेम होगा। जब पोटेंशियल सेम है तो इस डायरेक्शन में कोई भी अंतर नहीं आना चाहिए, हर जगह सेम होना चाहिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब इस डायरेक्शन में रहेगी तो दिक्कत होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी तो मान लो चार्ज लेके आ रहा तो अपोज करेगी या सपोर्ट करेगी, तो अलग अलग वर्क डन आएगा। जब कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी नहीं तो भाई सेम है, तुम यहाँ पे ला के रख दिए, यहाँ पे रख दिए, कोई फील्ड ही नहीं, तो भाई यहाँ रखो यहाँ रखो यहाँ रखो, वर्क डन बराबर आएगा। इसीलिए क्या होता है, पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। बात समझ आई। आंसर है कि वाई द कंडक्टर्स जनरेट और टेक field lines only in a perpendicular direction. The answer is because the conductors have to be equipotential. अगर वो परपेंडिकुलर नहीं रहेंगे तो उनके अलाइंग में कंपोनेंट आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। कंपोनेंट आया मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड या तो सपोर्ट करेगी चार्ज को, या तो अपोज करेगी। सपोर्ट करेगी तो कम वर्क डन लगेगा, अपोज करेगी ज्यादा वर्क डन लगेगा। वर्क डन में वेरिएशन आ गया, वर्क डन में वेरिएशन आ गया मतलब पोटेंशियल वेरिएशन आ गया। पोटेंशियल वेरिएशन आ गया तो वो इक्विपोटेंशियल कहाँ रह गए। बात समझ में आई। तो ये कारण है जिसकी वजह से हमेशा परपेंडिकुलर निकलती है। तो देखो जैसे मान लो तुम अगर कोई कंडक्टर रखे हो तो इस तरह से फील्ड लाइन निकल रही है, लेकिन एजेस पे क्या होता है, हल्का सा घूम जाती हैं। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, कर्व इफेक्ट। जहां पे फील्ड लाइंस तुम्हारी स्ट्रेट जानी चाहिए वहां पे स्ट्रेट न जाके सीधे, हर बार स्ट्रेट जाना जरूरी नहीं है। जैसे देखो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से स्ट्रेट ही निकल रही है, लेकिन हो सकता है किसी कारण से कर्व कहीं पर अगर कर्व हो जाए ऐसे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्व इफेक्ट बोलते हैं। बात समझ में आई। पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आया, पॉजिटिव नेगेटिव चला गया, उधर से पॉजिटिव में से निकल रहा है, नेगेटिव से आ रहा है। पॉजिटिव समझ में आया, जाएगा जाएगा बीच में डाइवर्ज होगा। नेगेटिव का समझ में आया, आएगा 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 का बीच में डाइवर्ज होगा, आते हुए डाइवर्ज होगा, वहां पे जाते हुए डाइवर्ज हो रहा था। क्लियर हुआ, कर्व इफेक्ट क्लियर हुआ। क्यों कंडक्टर्स से, अदो कंडक्टर्स मतलब वो चीज जो कंडक्टिंग हो, कंडक्टर में तो ना जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सके। अब वो शेप ऐसा भी हो सकता है कोई कंडक्टर हम लोग ऐसा ले लें, ऐसा भी कोई कंडक्टर ले लें और उसे पॉजिटिव चार्ज डाल दें, तो इससे जो फील्ड लाइन निकलेगी क्या निकलेगी, हर जगह से कैसे निकलेगी, परपेंडिकुलर निकल, जैसे भी हो हर जगह परपेंडिकुलर निकलना पड़ेगा उसको, हर जगह परपेंडिकुलर निकलना पड़ेगा उसको। ठीक है, ताकि वो अपने आसपास इस सरफेस पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस ना क्रिएट कर पाए। अगर यहाँ पोटेंशियल 20 वोल्ट है तो यहाँ पे 20 वोल्ट होगा, यहाँ पे 20 वोल्ट होगा, यहाँ पे 20 वोल्ट होगा। ये रीजन है। क्लियर हुआ। अब इसमें तीसरा टॉपिक बात करते हैं मैग्नीट्यूड वेरिएशन का, कि मैग्नीट्यूड वेरिएशन करेंगे तो क्या क्या होगा, जरा देखना। देखो जैसे मान लो यहाँ पे 4 कूलम मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा, ठीक, और यहाँ पे मैंने -2 कूलम मैंने नेगेटिव चार्ज रखा। तो मैंने बताया था मैग्नीट्यूड के हिसाब से डिसाइड होता है फील्ड लाइंस कितनी लेगा या देगा। चार्ज ज्यादा है तो फील्ड लाइन डेफिनेटली ज्यादा निकालेगा, कम है तो डेफिनेटली कम लेगा। तो क्या होगा, सपोज कुछ फील्ड लाइंस यहाँ चली गई, इसमें कुछ फील्ड लाइंस जितना इसकी ताकत नहीं ले लेगा। और ताकत कैसे कितनी लेगा वो कैसे पता चलता है भाई, 1 कूलम चार्ज 1/ε0 चार्जेस लाइंस लेता है, तो 2q चार्ज कितना होगा निकाल लोगे तुम लोग, 2q/ε0 चार्जेस लेगा फील्ड लाइंस लेगा ये। तो और वो कितनी निकालेगा, 4q/ε0 निकालेगा। तो बाकी बची जो फील्ड लाइंस होंगी वो ऐसे इधर की तरफ चली जाती हैं, बाहर की तरफ, ठीक है, किसी और पॉजिटिव चार्ज की तलाश में चली जाती हैं। बात समझ आ रही है, नेगेटिव चार्ज की तलाश में कि भाई कोई ले ले इसको। तो ये कॉन्सेप्ट होगा। अगर यही दोनों बराबर रहते हैं, मान लो अगर एकदम ये +2q ये -2q रहता, तो भाई इन लोगों का काम ये पूरा हो जा रहा है। ठीक है, तो जितनी फील्ड लाइंस यहाँ निकलती सब इसमें चली जाती। बात समझ आ रही है। तो कभी कभी अगर हम लोग को मान लो सब किसी कोई चार्ज आ गया, हमको उसकी फील्ड लाइन खत्म करनी है, तो खत्म करने का एक ही रास्ता है, उसकी फील्ड लाइंस को क्या करो, मिलवा दो नेगेटिव से। तो जितना चार्ज वो है उतनी चार्ज बगल में जाकर रख दो,
वो सारा मिल जाएगा, तुम फ्री होकर आराम से चार्ज हो, तुम मान लो तुमको निकलना है, तुम निकल जाओगे आराम से फ्री होके, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। क्लियर हुआ? तो अब ये इस तरह से फील्ड लाइंस वेरिएशन आता है। हम लोग मतलब क्या क्या सीख गए कि सर हमें चार्ज बता दोगे ना तो हम इतना बता देंगे आपको कि उसकी कितनी वैल्यू है, कितना फील्ड लाइंस वो निकालेगा या कितना फील्ड लाइन लेगा। ठीक है, होता है कि 1 कूलम चार्ज से कितना निकलता है। सर अगर आप हमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोगे ना तो हम फील्ड लाइंस को ड्रॉ करके आपको दिखा देंगे कैसे कैसे ड्रॉ होगा। सर आप हमें कंडक्टर दोगे ना तो हम कंडक्टर पे फील्ड लाइंस बना के दिखा देंगे कि कंडक्टर फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। सर अगर आप मुझे फील्ड लाइंस दे दोगे ना तो मैं आपको इंटेंसिटी की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड भी बता दूंगा, क्योंकि जिधर टेंजेंट डालेंगे वो इंटेंसिटी डायरेक्शन होगी, और जितना एरिया, जितना फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया होगा उससे हम लोग आइडिया लगा सकते हैं मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो ये सब सारी बातें हम लोग सीख सकते हैं फील्ड लाइंस के बारे में। बात समझ आई यहाँ तक? चलो आगे देखते हैं। इसका एक और एग्जांपल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट, ये पूरा टॉपिक ही था, मैंने आपको बताया था ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, 7वां 6वां। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स एंड एंड्स नॉर्मली, मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। रीजन पूरा एक्सप्लेन किया मैंने आपको ना, देख लो। मान लो कि यहाँ पे कंडक्टर है, सपोज ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे मेरा कोई यूनिट चार्ज है प्लस Q, तो इससे जितनी भी फील्ड लाइन निकलेंगी, जितनी भी फील्ड लाइन निकलेंगी वो सब यहाँ पे आके परपेंडिकुलर ही गिरेंगी, कोई भी ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं गिरेगा। बात समझ आ रही है? क्योंकि अगर ये टेढ़ा मेढ़ा गिरा तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा, कंपोनेंट आ गया तो मतलब चार्ज को कभी तो कम काम करना पड़ेगा, ज्यादा काम करना पड़ेगा इन्फिनिटी लाने में, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। और कभी भी कंडक्टर में इक्वी पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, इक्वी पोटेंशियल। इक्वी पोटेंशियल मतलब समझ रहे हो ना, कंडक्टर के सरफेस पे इक्वी पोटेंशियल होता है हमेशा। कहां पर? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में। भूलना मत इस बात को, ये नहीं कि इसको लगे इलेक्ट्रोडायनेमिक में लगाने चले गए, करंट फ्लो कर रही है मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है, तब तो अलग अलग आएगा। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक जहां चार्ज रुका हुआ है वहां पर हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक में कंडक्टर तुम्हारे कैसे होंगे, इक्वी पोटेंशियल होंगे। ठीक है, तो ये कारण है। अभी यही मान लो अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो, पॉजिटिव चार्ज अगर ये होता तो कैसे निकलता, जितनी भी निकलती सब सीधी निकलती, बाद में भले ही जाके वो कर्व हो जाए वो अलग बात है। यहाँ पे कोई मान लो नेगेटिव चार्ज दिखा, नेगेटिव चार्ज मान लो यहाँ पे कोई रखा हुआ है नेगेटिव, सब आके भले ही बाद में ऐसे आके इसमें मिल जाए वो अलग बात है, लेकिन निकलेंगे सब के सब परपेंडिकुलर ही। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट एंड एंड नॉर्मली टू द कंडक्टर। मान लो अगर यही ऐसा होता, ये कंडक्टर है यहाँ पे नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, अब ये भी कंडक्टर ये भी कंडक्टर, तो चाहे जो भी हो जाए अब निकलते यहाँ पे एंटर करते वक्त भी कैसे एंटर करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर बोला है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट्स एंड एंड नॉर्मली टू द कंडक्टर। द रीजन इज वेरी क्लियर, इफ दे आर नॉट normal they will give a component towards the conductor, that means the potential difference started varies in the conductor, and it is not possible to have different potential on the conductor in the static electrostatic in the static charges. ठीक है, if charges moving there is no issue, they can have a different potential, but if charges is static the conductor always have to have the same potential. clear है? चलो 7वां टॉपिक है नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा था, वो देखा था याद है, स्फेरिकल शेल देखा था हमने, तो अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो कोई फील्ड लाइन होगी क्या? नहीं, क्योंकि फील्ड लाइन होने का मतलब है कि वहां पे इंटेंसिटी मिलेगी और मैग्नीट्यूड मिलेगा। जब इंटेंसिटी मिल गई मैग्नीट्यूड मिल गया तो फिर तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का महसूस तो होगा ही, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को जानने का ही तरीका है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अगर हमें कहीं मान लो सपोज फील्ड लाइन मिल गई, यहाँ फील्ड लाइन में मिल गई, तो इस पॉइंट एक है तो मतलब मैग्नीट्यूड मिल गया और डायरेक्शन मिल गया, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मिल गया तो हमको ये मिल गया, ये मिल गया, मतलब हमको इसका एहसास हो गया। तो जब ये है ही नहीं तो ये सब एहसास कैसे होने वाला है? मीन्स नो इलेक्ट्रिक फील्ड, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर हुआ? ये अगर हो जिंदगी में तो कितना आसान हो जाएगा। कहीं हर जगह कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं सर, टेंशन ही खत्म, पढ़ने का टेंशन ही खत्म, कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड होती नहीं है तो बात ही खत्म हो गई सारी। लेकिन बस एक टॉपिक है, ये तो मतलब कॉमन सेंस था, फिर भी बताना जरूरी है। अब देखो टाइप्स ऑफ
फील्ड, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हम लोग ये 8वां पॉइंट हम लोग देख के बता दोगे, तुम लोग खुद बता दोगे कैसी कैसी फील्ड लाइंस होती हैं, टाइप्स ऑफ फील्ड लाइंस। जरा देखना, पहला, अगर कुछ ऐसा है तो बताओ इस फील्ड लाइन की अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालने जाते हैं हम, तो डायरेक्शन क्या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का कांस्टेंट है? अब जरा सोचो सर आप क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन, सर वो तो निकलता है सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर टेंजेंट डालने से। तो जब भी हम कहीं किसी भी फील्ड लाइन में टेंजेंट डालेंगे सर हर समय डायरेक्शन यही आ रहा है, ठीक है सर? हाँ सर डायरेक्शन तो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन कांस्टेंट है, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या होता है भाई? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द परपेंडिकुलर एरिया, ठीक है। अभी मैं देख रहा हूं कि यहां पर इस एरिया में सिर्फ 2 क्रॉस कर रही हैं, वही अगर इतना बड़ा एरिया यहां बना रहा हूं तो यहां पे 4 क्रॉस कर रही हैं, मतलब फील्ड लाइन तो अलग अलग जगह पे अलग अलग इंटेंसिटी हो रही है, बोलो है कि नहीं? यहाँ पे पास पास है तो ज्यादा फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, सेम एरिया से यहाँ पे सेम एरिया से 2 ही गुजर रही हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे? डायरेक्शन इज फिक्स्ड बट मैग्नीट्यूड इज नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। बोलो, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बारे में कमेंट हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दोनों चीजों से मिलकर बनती है, ठीक है। अगला डायग्राम तुम्हें दिखाते हैं। बताओ यहां पे क्या है? तो एक फील्ड लाइन दी गई है, तुमसे पूछा रहा है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पे कमेंट करो, तुम बोले सर कमेंट करना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पे, सर 2 चीजें मिलकर बनी है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, वेक्टर क्वांटिटी और डायरेक्शन चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे? टेंजेंट डाल लेंगे सर। सर टेंजेंट जहां जहां डाल रहा हूं सर हर जगह अलग अलग आ रहा है सर, मतलब डायरेक्शन तो इसका नॉन यूनिफॉर्म हो गया, क्लियर है सर? डायरेक्शन नॉन यूनिफॉर्म, क्लियर है सर? मैग्नीट्यूड देख लेते हैं सर, वो तो एरिया होता है, इतना बड़ा एरिया सर यहाँ काटे, उतना ही बड़ा सर एरिया यहाँ काटे, उतना बड़ा सर एरिया यहाँ काटे, हर जगह कितना आ रहा है? 2-2 फील्ड लाइन्स ही आ रही हैं, मतलब सर पर यूनिट एरिया फील्ड लाइन्स मतलब सेम आ रही हैं, मतलब मैग्नीट्यूड कैसा होगा? सेम। यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग? मैग्नीट्यूड कैसा है? यूनिफॉर्म है। देखो डायरेक्शन बदल गया, नहीं डायरेक्शन यहाँ पे पूरा बदल गया, मैग्नीट्यूड सेम रहा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसी रही बताओ? इफ डायरेक्शन इज नॉन यूनिफॉर्म, ध्यान सुनना, मैग्नीट्यूड इज यूनिफॉर्म, व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी? हाँ नॉन यूनिफॉर्म, वेरी गुड। क्योंकि सर देखिए ना वेलोसिटी होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, सर अगर ये बदल गया तब भी ये नॉन यूनिफॉर्म है, अगर सर ये बदल गया तब भी ये नॉन यूनिफॉर्म है, और दोनों बदल तब भी नॉन यूनिफॉर्म है। तो यहाँ भी देखो ना यार, एक कांस्टेंट एक बदल रहा है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बदल गई ना, क्योंकि दोनों से मिलकर बनती है वो। वैसे यहाँ पे बताओ डायरेक्शन इज फिक्स बट मैग्नीट्यूड इज नॉन यूनिफॉर्म, व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी? नॉन यूनिफॉर्म। अब जरा देखो तीसरा केस देखते हैं, एक तो वो हो गया, एक तो ये सी केस देखते हैं। बताओ पहले डायरेक्शन के बारे में कमेंट करो। सर जब भी कभी डायरेक्शन निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर टेंजेंट डाल लिया करिए। टेंजेंट डाला, चेंज हो रहा है, डायरेक्शन इज नॉन यूनिफॉर्म, बोलो व्हाट अबाउट मैग्नीट्यूड? इतना बड़ा काटे, यहां पे 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 इतना बड़ा काटे, देख रहे हो कहीं 4 है, कहीं 5 है, कहीं 2 है, कहीं चेंज हो रहा है। डायरेक्शन इज नॉन यूनिफॉर्म, मैग्नीट्यूड इज नॉन यूनिफॉर्म। बस मैं तुमको फील्ड लाइन दिखा रहा हूं, अगली बार को तुम्हें बोले कि ये कैसी कोई फील्ड लाइन जिसका डायरेक्शन भी बदल रहा है और वो मैग्नीट्यूड बदल रहा है, तुम सोच पाओ कि वो कैसा होगा। कोई तुम्हें बोले डायरेक्शन सेम है बस मैग्नीट्यूड बदल रहा है, तो तुम सोच पाओ कि हो क्या रहा होगा। मैग्नीट्यूड बोल रहा है मतलब कि पर यूनिट एरिया में अलग अलग फील्ड लाइन जा रही होंगी। कोई तुम्हें इतना बोले कि मैग्नीट्यूड सेम है, उसका डायरेक्शन बदल रहा है, तो तुम सोच पाओ कि कैसी फील्ड लाइन्स है। और ऐसा एग्जाम्पल ऐसी बहुत सारी बन सकती हैं। यहाँ बताओ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पे कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी नॉन यूनिफॉर्म होगी? नॉन यूनिफॉर्म से दोनों, यहाँ तो कहानी खत्म है सर, ये तो कोई गधा ही बता देगा सर कि नॉन यूनिफॉर्म होने वाली है। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म की। यूनिफॉर्म कैसे बनाते हैं ये देखो, बोलो डायरेक्शन सेम एरिया ले लिए,
कहीं पे भी दिखे, दो ही दो जा रही है, तो मैग्नीट्यूड भी सेम है, मैग्नीट्यूड कैसा है, मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म है और डायरेक्शन भी यूनिफॉर्म है, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसी होगी, यूनिफॉर्म। क्लियर हो गया? तो फील्ड लाइंस को देख करके हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को जज कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को जज करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड तक पहुंच सकते हैं। बात समझ में आई? तो ये हो गई टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हुआ? इसके बाद लास्ट टॉपिक है, लास्ट पॉइंट है इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। इतनी सारी बातें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बहुत हैं, सबसे इंपॉर्टेंट उसमें वही था कि भाई एक कूलम चार्ज से Q1/ε0 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल सकती हैं। जिस चार्ज का जितना दम होगा उतनी ज्यादा फील्ड लाइन निकालेगा। कंडक्टर से हमेशा परपेंडिकुलर निकलती है, ठीक है, उसके पीछे रीजन है। कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, क्योंकि वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, वो क्लियर है। लास्ट टॉपिक है इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, जो कहता है 9th, पार्टिकल्स में और मे नॉट, पार्टिकल्स मे और मे नॉट फॉलो पार्टिकल चार्जेस। लिख दो यार, पार्टिकल की तो कोई औकात ही नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड में। तुम अब लकड़ी का टुकड़ा लगा रख दो, कुछ ना फील्ड लगा लो, कुछ होगा ही नहीं, चार्ज डालना पड़ेगा उसके ऊपर। पार्टिकल चार्जेस मे और मे नॉट फॉलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जैसे कुछ लोग सोचें, ये देखना जरा, मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, चलो ध्यान देना, बड़ा इंटरेस्टिंग है यार। यहां से गई फील्ड लाइन से ऐसा कुछ होगा और इधर से ये ऐसे निकल जाएगा और इधर से ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने कोई चार्ज लिया, Q चार्ज, पॉजिटिव Q। तुम्हें क्या लगता है जब पॉजिटिव Q चार्ज छोड़ेंगे हम लोग तो वो ऐसा फॉलो करेगा, ऐसे आ जाएगा? क्या लगता है तुम्हें, बताओ? जरूरी है कि नहीं है? अब जरूरी समझने के लिए हमको थोड़ा मैकेनिक्स में जाना पड़ेगा। मैकेनिक्स में एक्सीलरेशन जिधर होता है, क्या जरूरी है बॉडी हमेशा उधर ही मूव करे? जरूरी है? जरूरी है। मैं इधर जा रहा हूं 20 मीटर पर सेकेंड से, 20 मीटर पर सेकेंड से, और मेरे ऊपर पीछे की तरफ एक्सीलरेशन लग रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो मैं तुरंत मुड़ जाऊंगा क्या? ऐसे क्या होगा? 20, 15, 10, 5, 0, अब मुड़ूंगा ना। इतने देर तक तो मैं उधर गया, एक्सीलरेशन उधर था, तो क्या जरूरी है कि जिधर एक्सीलरेशन हमेशा बॉडी उधर ही मूव करे? मान लो यहां पे पहुंचा, ये सपोज रुका हुआ है, सर कुछ रुकी हो तब तो होगा, बिल्कुल होगा। मान लो मैं रुका हुआ हूं, मेरे पर 2 मीटर पर सेकंड एक्सीलरेशन इधर लगा इस डायरेक्शन में, तो मैं तो इधर ही जाऊंगा ना। फिर रुका तो ठीक है, लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं यहाँ रुका हूं, फोर्स लगेगा इस पे ऐसे इधर, जैसे मैं इधर बढ़ा अगले पॉइंट पे इधर लगेगा। देखो तुम्हारा फोर्स हर समय वेरी कर रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि जब फोर्स वेरी कर रहा है तो मैं उस हिसाब से तुरंत वेरी कर जाऊं, क्योंकि मुझे पहले से एक वेलोसिटी मिल चुकी है। पिछले वाले फोर्स ने मुझे एक वेलोसिटी दी, मैं भी उधर जा ही रहा था, तब तो फिर तुम बोले इधर मुड़ो, तो मैं धीरे धीरे मुड़ूंगा ना, अचानक थोड़ी मुड़ जाऊंगा, फिर मैं हल्का सा मुड़ूंगा। अभी मैं उधर मुड़ा तो फिर अगला वाला और मुड़ो, तो जो इसकी जो ट्रैजेक्टरी होती है वो जरूरी नहीं है कि एकदम इसी को फॉलो करे, थोड़ा बाहर जाके अंदर, थोड़ा उधर जाके इधर, ऐसे से हो सकती है, समझ रहे हो ना? क्योंकि फोर्स लग रहा है, उसकी अपनी खुद की वेलोसिटी है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज, जैसे तुम देख लो, हम लोग कोई बॉल के ऊपर फेंकते हैं, एक्सेलरेशन तो नीचे लग रहा है भाई, उसको नीचे आना चाहिए, लेकिन जब तक उसकी वेलोसिटी का असर रहेगा तब तक वो जाएगा, जब जीरो होगा तभी तो वो नीचे आएगा। वैसे यहाँ पे तुमने एक बार फोर्स लगा दिया, उससे कुछ वेलोसिटी आ गई, अब अगली एक्सेलरेशन को लेने के लिए जब तक वो खत्म नहीं हो तब तक तो उधर जाता रहेगा वो, क्योंकि यही सच है, वेलोसिटी जिधर है उधर ही जाएगा। एक्सेलरेशन कुछ भी कर लो तुम, वेलोसिटी को एक्चुअली मूव कराती है, एक्सेलरेशन तो उसको कंट्रोल करती है कम ज्यादा। जब वो जीरो होगी तभी तो फिर वापस डायरेक्शन में आएगा, उस डायरेक्शन में भी आया तब तक तुम अगला लगा दिए, तो हर समय डायरेक्शन चेंज करोगे तो उसका डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। इसलिए बोला गया पार्टिकल चार्ज मे और मे नॉट फॉलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जरूरी नहीं कि फॉलो करे। ये तो तुम्हें दिख गया नहीं फॉलो करने का, फॉलो करने का देख लो, कब फॉलो करेगा कब नहीं फॉलो करेगा तुमको अभी अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो मैं तुम्हें एक और केस दिखा रहा हूं। अब मान लो कोई चार्ज यहां रख दिए Q, अब क्या होगा? फोर्स इधर लगा, अगला फोर्स भी उधर ही लगा, अगला फोर्स भी उधर लगा, अगला फोर्स भी उधर ही लगा, अगला फोर्स भी उधर ही लगा। मतलब सर एक बात समझ में आ रही मुझे कि जब भी मुझे चार्ज को उसकी फील्ड लाइन को फॉलो कराना हो, मैग्नीट्यूड में बदल लूं कोई दिक्कत नहीं है। अरे अभी 10 से मारे धक्का, अभी 20 से मार दी धक्का, लेकिन सर डायरेक्शन ना बदलूं, क्यों डायरेक्शन बदलूंगा सर तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा वो। मतलब अगर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
कि डायरेक्शन कांस्टेंट है, ठीक है, तो बिल्कुल चार्ज तुम्हारा वो ट्रेजेक्टरी को फॉलो करेगा। जो अगर तुम्हारी डायरेक्शन बदली तो बदलेगा। क्लियर है? ये बहुत डेप्थ वाला सवाल है। तो तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इफ देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस which are non-uniform in magnitude but uniform in direction, is it possible that a charge will follow the path of field lines? The answer is yes, because force is again come by two things, magnitude and direction, और डायरेक्शन ही तो डिसाइड करेगी पाथ करेगा कि नहीं करेगा। अगर डायरेक्शन बदली नहीं तो हर बार सीधा 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 मार रहा है, हाँ भाई नॉन यूनिफॉर्म जाएगा तो क्या होगा, पहले 2 से मारेगा, फिर कभी 20 से मार देगा, और अगर मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म रहेगा तो 2 से मारता चलेगा। तो मैग्नीट्यूड से तो भाई कितना तेज से जाएगा वो फर्क पड़ता है, लेकिन डायरेक्शन से क्या फर्क पड़ता है, किधर जाने वाला है वो। तो बात समझ में आई क्या कि क्यों लिखते हैं मे और मे नॉट, क्योंकि अगर वो नॉन यूनिफॉर्म है तो वो अलग अलग डायरेक्शन लेके जाएगा, और कब वो फॉलो करे, जब डायरेक्शन भी यूनिफॉर्म होगी। बात समझ में आई? इतनी बातें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पूरी पर्याप्त और डेप्थ में, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानने की जरूरत है फील्ड लाइंस के बारे में। क्लियर हो गया? अगले टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सब चीजों को हम लोग अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तक के लिए काफी इतना। थैंक यू।